रहीम, पेंटागन के दावे हवा में उड़ गए। CIA के खुफिया तरीन अड्डे राख का ढेर बन गए। जी हाँ, मुसलसल 14 दिन की बदतरीन बमबारी और $1 ट्रिलियन की ताकत के बावजूद ईरान अमरीकी गरूर का वो हशर कर रहा है जिसका वाशिंगटन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सफारतखानों के अंदर सुरंग बनाकर घुसने वाले MQ-9 ड्रोन्स, उर्दन में तबाह होने वाले $800 मिलियन के रिपेयर ड्रोन्स और अमेरिकी कांग्रेस में पड़ती हुई $15 ट्रिलियन की चीखें, क्या वाकई अब अमेरिका में एक कौमी शोक मनाने का वक्त आ गया है? सकते हो तो रोक लो। CIA के जिन अड्डों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां ईरानी ड्रोन्स ने दीवारें फाड़कर धमाके किए। क्या पुतिन ने ट्रंप और पेंटागन को ऐसा सरप्राइज दिया है जिसका तोड़ अमेरिकी सेंटकॉम के पास भी नहीं है? 18 अमेरिकी फौजी हलाक, 500 जख्मी और उर्दन में जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स तबाह। पासदार इनकलाब की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी धमकी का मतलब क्या है? ऐसा हमला होगा कि अमेरिका में सिर्फ मातम बिछ जाएगी। क्या ईरान के पास वो खुफिया हथियार अब भी महफूज हैं? आप देख रहे हैं कि चैनल डॉक्टर सैयद साबिर अली इनसाइट्स और मैं हूं डॉक्टर सैयद साबिर अली शाह। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रूस और चाइना के इंटेलिजेंस की मदद से ईरान किस तरह से सुपर पावर को एक ऐसी गैर मुतवाजन और खूनख्वार जंग से घसीट चुका है जहां से निकलना अब अमेरिका के लिए नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, उर्दन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के नतीजे में अमेरिकी एहलकारों की हलाकत के बाद ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि अमेरिकी इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बावजूद ईरान अमेरिका को मज़ीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कैसे बरकरार रखे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के खिलाफ जारी इस जंग में अब तक 18 अमेरिकी फौजी हलाक और लगभग 500 एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद फौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मारीन का कहना है कि अमेरिका फ़िज़ाई हमलों की भूचाड़ के बावजूद ईरान एक तवील गैर मुतवाज़िन जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम तरीके से वो जंग लड़ रहा है। प्राइवेटाइज थिंक टैंक के मिलिट्री एनालिसिस के डायरेक्टर जेनिफर क्यून नांग ने इस सूरत-ए-हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि ईरान के फौजी सलाहियतें अब भी इंतहाई मजबूत हैं और महफूज हैं। इसने तवक्को से कहीं से ज़्यादा तेज़ी से खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया है और खुद को मुस्तहकम भी किया है। उन्होंने कतर की नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि रूस और चीन के इंटेलिजेंस की मदद से ईरान वक्त के साथ साथ अपने हमलों में दुरुस्तगी का मुजाहरा कर रहा है और उसके निशाने दुरुस्त साइडों पर लग रहे हैं। ईरानी फौज यकीनन इतनी गैर फाल नहीं थी जितना कि पेंटागन ने दावा किया था। इससे नुकसान जरूर पहुंचा है। ईरानी फौज यकीनन इतनी गैर फाल नहीं हुई जितना कि पेंटागन का दावा था। उसे नुकसान जरूर पहुंचाए, लेकिन वो वक्त के साथ साथ सीखकर हालात के मुताबिक खुद को दोबारा मुनज़्ज़म करने में कामयाब रहे हैं। 5000 अमेरिकी फौजी ऐसे मुस्तकिल और गैर महफूज अड्डों पर अभी भी मौजूद हैं जो ईरान के मिसाइलों, ड्रोन्स की जिद में हैं। बहुत से एहलकार ऐसे आर्जी बैरकों में रह रहे हैं जो छोटे रॉकेटों से तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की उनमें सलाहियत मौजूद नहीं है। एंड्रयू क्रेक ने वजाहत करते हुए कहा कि ईरान के लिए अमेरिकी फौज को मुकम्मल शिकस्त देना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसका एम यह है कि अमेरिकी दिफाई निज़ाम को इतनी बार नाकाम बनाया जाए कि खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी और इंसानी, अस्करी और सियासी लिहाज के इंतहाई महंगी साबित हो। दूसरी जानब अमेरिकी सेनेट में वज़ीर दिफा पीट हेगसेस की जानिब से उनके साबका बयान पे सवालात किए गए तो उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने कभी ये तवक्को ही नहीं की थी कि ईरान हमले करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के जेफरसन और कैम्बल का कहना है कि अमेरिकी क़यादत ने ईरान की सलाहियतों में कमी के हवाले से हद से ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया, जबकि ईरान के पास ऐसे जदीद
हथियार अब भी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल उसने जंग के इब्तदाई दिनों में नहीं किया था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के प्रोफेसर पीटर ब्यूरो का कहना है कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल अमरीकी दिफाई निज़ाम और इंटरसेप्टर के मुकाबले में बहुत सस्ते हैं, जिससे की वजह से ईरान कम लागत में अमेरिका को स्ट्रेटजिक और जानी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में CIA के मराकज़ पर ईरानी ड्रोन्स हमलों के बाद अमरीकी इंटेलिजेंस के तजियाकारों ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी है कि आया रूस ने ईरान को इन हमलों के लिए मालूमात या जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फराम की थी। और राइटर्स के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के अमूर से वाकिफ 4 अहम ज़राए ने बताया कि अगरचे फ़िलहाल अमरीकी हुकाम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन इन हमलों को गैर मामूली दुरुस्तगी रूस की जानिब से ईरान की मुसलसल फ़नी मामनत इस बात को इशारा देती है कि रूस इसमें मुलवस हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के दौरान खित्ते में कम से कम CIA के कम से कम 2 अहम मराकज़ को निशाना बनाया गया और उनमें से एक रियाज में अमरीकी सफारतखाने के अंदर कायम CIA सेंटर और दूसरा मशरक़ी इराक में वाक़े एक मरकज़ था। रियाज हमले में ईरान ने शायद ड्रोन्स के जदीद मॉडल्स इस्तेमाल किए गए जिन्हें रूस ने टेक्निकी तौर पर अपग्रेड किया था और उन ड्रोन और सफारतखाने के इमारत के बैरूनी दीवार में शगाफ किया और दूसरा ड्रोन उसी शगाफ के अंदर दाखिल होकर धमाके से फट गया। ताहम उस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इंटेलिजेंस जरिया का कहना है कि रूस ने अमेरिका की शदीद ड्रोन्स के लिए को मेटा M नामी जदीद सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फराहम किया है, जिससे उन ड्रोन्स को हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत पहले से कहीं से ज़्यादा मौसर हो गई है, जबकि उनके सिग्नल्स को जाम करना भी नहायत मुश्किल हो गया है। साबिक CIA स्टेशन चीफ और अंडर कवर ऑपरेशंस ऑफिसर डेनियल हुफमैन ने इस सूरत पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर मास्को अपने करीबी स्ट्रेटजिक शराकत दारों ईरान को CIA के मराकज़ को निशाना बनाने की मदद फराहम कर रहा है तो इस पर हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक अपने अपने असर रसूख वाले इलाकों में अमरीकी असर रसूख को कम करना या ख़त्म करने की मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से नेविगेशन सिस्टम की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट में क्रेमलिन पहले ही झूठी खबर करार देकर मुस्तरद कर चुका है, लेकिन अमरीकी हुकाम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि आया ईरान ने इन हमलों के लिए रूस से सैटेलाइट डेटा हासिल किया था। सफारतखाने के इस हिस्से को इत्तफाकिया तौर पर तो नहीं निशाना बनाया गया या उसके ऊपर मुस्तकिल और रशिया की या चाइना की कोई मामले शामिल थी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस, CIA, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन, रूसी वज़ारत दफ़ा और सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर फ़िलहाल कोई बाज़ाब्ता तबसरा करने से गुरेज किया है। उधर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान न सिर्फ मुसलसल मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है, बल्कि उसके मिसाइल साजी के मराकज़ भी अमेरिकी इंटेलिजेंस की पहुंच से बहुत दूर हैं और बाहर हैं। IRGC ने खबरदार किया है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जबकि उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में ड्रोन MQ ड्रोन तबाह करने का भी दावा किया गया है। ईरान के फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी रहा तो ईरान एक ऐसा अफसोसनाक फौजी ऑपरेशन करेगा जिसके बाद अमेरिका में अवामी शोक मनाया जाएगा और एक जिलजिला आएगा और अमेरिका लरस जाएगा। IRGC के मुताबिक
ملک سے جنگ کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ جارحیت کرنے والے فریقین کو اس کے اقدام کی بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر موجودہ جوابی کارروائیاں کافی ثابت نہ ہوئیں اور امریکہ نے اپنے حملے جاری رکھے تو ایران مزید سخت فوجی کارروائیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے سے امریکی ایران کے مختلف فوجی اور شہری مقامات پر فضائی حملے کر رہا ہے، جبکہ اس کے جواب میں ایران نے خطے کے مختلف ممالک میں امریکی فوج کی جانب سے استعمال ہونے والی تنصیبات، فوجی اڈوں کو مستقل طور پر نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ایرو اسپیس فورس نے اردن میں واقع کنگ فیصل اور پرنس حسن فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایک حملے میں F-15 طیاروں کے تیاری کے لیے استعمال ہونے والے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک دوسرے حملے میں ڈرونز ہینگر میں موجود 8 نئے ڈرونز، 8 نئے MQ-9 ڈرونز جو شپنگ کنٹینرز میں بند تھے، مکمل طور پر ان کو تباہ کیا گیا۔ IRGC نے مزید دعویٰ کیا کہ مجموعی طور پر 10 ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ 2 امریکی فوجی MQ-9 ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے ہیلی کاپٹروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ان حملوں میں متعدد امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات کسی بھی بحری جہاز نے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش نہیں کی، جس کے باعث وہاں پر کوئی دھماکہ نہ ہوا، ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ IRGC نے کہا تھا کہ اس کے باوجود امریکہ نے ایرانی فوجی اور شہری تنصیبات پر فضائی اور میزائل حملے جاری رکھے، جن کا ایران کی جانب سے سخت جواب دیا گیا۔ الجزیرہ نے ایران کے پریس TV کے حوالے سے بتایا کہ ایران مسلسل افواج ترجمان ابو فضل شکارچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی مسلسل حملوں اور وسیع انٹیلیجنس سرگرمیوں کے باوجود ایران کے میزائل تیار کرنے والے مراکز کا سراغ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ ابو فضل شکارچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز سے لے کر جنگ بندی کے مفاہمتی یادداشت کے نفاذ تک ایران نے مسلسل میزائلوں اور حملہ آور ڈرونز کی تیاری جاری رکھی ہے۔ تیار کیے جانے والے میزائل براہ راست پیداواری مراکز سے آپریشنل استعمال کے لیے منتقل کیے جا رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ایران اپنے میزائل ذخائر کو بھی دوبارہ بھر رہا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کی دفاعی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی اور اس کا میزائل پروگرام پوری طرح فعال ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ کی توقعات سے کہیں زیادہ امریکی حملوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA نے مئی میں اندازہ لگایا تھا کہ ایران کے پاس جنگ سے قبل موجود میزائل ذخائر کا تقریباً 70% اب بھی موجود ہے۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان نے سخت سیاسی مقابلے کے بعد نیشنل ڈیفنس اتھورائزیشن ایکٹ کے تحت تقریباً $1.15 ٹریلین سے زیادہ مالیت کا دفاعی بل معمولی اکثر سے منظور کروایا۔ تاہم اس بل میں اسرائیل کے ساتھ فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر شدید اعتراضات کیے گئے ہیں۔ صدر الجزیرہ کے مطابق یہ بل ایوان نمائندگان میں 216 کے مقابلے میں 212 ووٹوں سے منظور ہوا۔ یہ دفاعی بل امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے دفاعی اخراجات میں بڑے اضافے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے دفاعی بجٹ کے گزشتہ سال سے $900 ارب سے بڑھا کر تقریباً $1.15 ٹریلین کرنے کی تجویز دی ہے۔ ادھر یمن میں ہوتیز نے بھی اپنا جو صورتحال تھی وہ باب المندب کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اگر باب المندب بھی بند ہوتا ہے، 20% جو ابھی جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند لگا پڑا ہے اور باب المندب بھی بند ہو رہا ہے، مسلسل سعودی جو ہوتیز جو ہیں آج بھی جو ہے سعودی کی جو آئل ریفائنری آرامکو پر آج بھی ایک حملہ کیا ہے۔ ابھی وہاں کے بھی حالات بگڑ رہے ہیں، یہاں بھی حالات کشیدہ ہو رہے ہیں اور جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل رشیا اور چائنا پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے؟ جو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال تیسری عالمی جنگ کو جنم دینے جا رہی ہے۔
تب تک ہم سب مل کر دعا کریں کہ اس جنگ کو، کیونکہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا کے غریب لوگ بھگت رہے ہیں، کیونکہ تیل مہنگا ہوگا تو ڈیفینیٹلی دنیا کی ساری چیزیں مہنگی ہوں گی، اور اس میں جو بھگتیں گے غریب عوام بھگتیں گی، اور غریب ملک بھگتیں گے، اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھگتیں گے، اور یہ جنگ کسی بھی طریقے سے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے کہ حوثیز کا سعودی عرب سے لڑنا، اور پاکستان کا جو ہے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک جو ہے الائنس ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے بھی ایک مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کو کی قیادت کو اب یہ کرنا ہوگا کہ اس میں اپنا پورا ایکٹیو اپروچ رکھ کر اس معاملات میں ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ ایران بھی ان کا دوست ہے۔ اگر پاکستان اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کے اندر بھی پولیٹیکل اور بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے دونوں دوست ممالک ہیں، اس لیے پاکستان کو اپنی جو کوششیں تیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ یہاں تھم جائے اور امن کو ایک اور موقع ملنا چاہیے، اور صفاقت کے ذریعے یہ جنگ کا حل ڈھونڈا جائے، نہیں تو دنیا ایک بڑی بھوک افلاس کو سہنے پائے گی۔ اگر میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر ضرور کمنٹ کریے۔ آپ اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔